मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सुमन संधू गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज श्री विजयनगर ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो आपकी जो बुक है नॉलेज एंड करिकुलम, तो उसमें आपका चल रहा है कि पाठ्यचर्या। तो मैंने आपको कल बताया था पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में अंतर और साथ में उसकी परिभाषा। तो पाठ्यचर्या क्या होता है? पाठ्यक्रम में जो हमारा सिलेबस निर्धारित होता है उसी के अंदर हमारी क्या होती है, पाठ्यचर्या होती है। पाठ्यचर्या में क्या होता है कि जो हमारे सहगामी, इसकी पाठ्यक्रम की सहगामी क्रियाएं होती है, जैसे कि अपने सिलेबस के साथ साथ उसमें कुछ ऐसी सहगामी क्रियाएं जोड़ी जाती हैं जिससे कि बच्चे का संपूर्ण और सर्वांगीण शारीरिक विकास हो सके। तो आज मैं जो आपको करवा रही हूँ वो आपकी है पाठ्यचर्या की विशेषताएं। आज का जो आपका टॉपिक है वो है पाठ्यचर्या की विशेषताएं। तो इसमें मैंने आज आपको पाठ्यचर्या की विशेषताएं बता रही हूँ। तो इसमें जो आपकी पहली विशेषता है, 1 नंबर है, वो क्या है? व्यापकता। पाठ्यचर्या की व्यापकता। तो व्यापकता, इसमें जो आपका जो है पहली विशेषता है व्यापकता। तो व्यापकता में क्या होता है? पाठ्यचर्या की जो व्यापकता है उसमें क्या होता है कि पाठ्यचर्या में व्यापकता का दृष्टिकोण होता है, क्या होता है? समाहित होता है। पाठ्यचर्या में जो हमारी व्यापकता है उसका दृष्टिकोण क्या होता है? समाहित होता है। तो इसमें क्या होता है? इसमें प्रस्तुत किया जाता है कि जो भी हमारा अध्ययन विषय है, जो भी हम पढ़ा रहे हैं, उसके क्या है, विभिन्न प्रकार के प्रधान जो हमारा विषय है, इसमें व्यापकता इसमें जो प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें जो हमारा सब्जेक्ट है, विषय है, उसमें विभिन्न प्रकार से क्या शिक्षा जो प्रदान की जा रही है, उसमें किन किन चीजों को जोड़ा जाता है, उसमें जोड़ा जाता है विधियों को, उद्देश्यों को एवं प्रमुख सिद्धांतों का क्या होता है? वर्णन होता है। जो भी हमारा सब्जेक्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पाठ्यचर्या में जैसे कि आपकी एनसीसी होगी, एनएसएस हो गया, या कोई अदरवाइज दूसरी चीज होगी, आप बच्चों को क्या करवा रहे हो? नशे से संबंधित कुछ करवा रहे हो, नशा मुक्ति उससे संबंधित कुछ करवा रहे हो, या ऐसे बेटी पढ़ाओ बेटी लगाओ, ऐसा कोई टॉपिक है, तो उसमें जो भी उसकी विधियां हैं, उसके उद्देश्य हैं, कि जो उसके नियम है, सिद्धांत है, उनको क्या किया जाता है? उनको प्रमुख उनका क्या किया जाता है? वर्णन किया जाता है। इसमें जो भी विषय, जो भी आपका सब्जेक्ट है, विषय के प्रत्येक पक्ष को व्यापक रूप से उसमें क्या किया जाता है? स्पष्ट किया जाता है। अतः जो भी पाठ्यचर्या की अवधारणा है, हमारी जो भी पाठ्यचर्या की अवधारणा है, उसमें क्या किया जाता है? जो भी प्रत्येक क्रिया, यानी कि जो भी हम काम कर रहे हैं, प्रत्येक क्रिया को क्या किया जाता है? स्पष्ट करने की, उसमें की योजना बनाकर उसको क्या किया जाता है? प्रस्तुत किया जाता है। व्यापकता होती है कि उसमें जो भी संपूर्ण चीजें शामिल हो रही हैं, कि उस सब्जेक्ट की जो भी आप विषय पाठ्यचर्या के अंतर्गत लेते हो, उसकी व्यापकता को क्या किया जाता है? व्यापक रूप दिया जाता है कि उसका आप वो टॉपिक करवा रहे हो वो किस आधार पर करवा रहे हो, उसकी जो विधियां हैं, उद्देश्य है, सिद्धांत हैं, वो सारे पूरे हो रहे हैं या नहीं, सब चीजों की क्या की जाती है? उसके उस सब्जेक्ट की अंदर, उसके अंदर व्यापकता ली जाती है। तो अब उसका दूसरा पॉइंट है विषय की उपयोगिता। दूसरी विशेषता है आपकी विषय की उपयोगिता। विषय की उपयोगिता, ये क्या है? पाठ्यचर्या की विशेषताएं। तो इसमें जो आप करवा रहे हो, जो उसकी पहली विशेषता थी कि व्यापकता, जो आपका सब्जेक्ट है। दूसरा आपका है कि विषय की उपयोगिता, जो भी आपका सब्जेक्ट है वो उपयोगी है या नहीं। इसके अंतर्गत, पाठ्यचर्या के अंतर्गत क्या होता है? विषय की उपयोगिता पर क्या किया जाता है? पूर्ण प्रकाश डाला जाता है कि इस पाठ्यचर्या के अंतर्गत हम जो सब्जेक्ट ले रहे हैं उसकी क्या उपयोगिता है। आज कुछ समय पूर्व क्या था कि जो हमारा जो टाइम था, जो भी हमारा सब्जेक्ट था, जैसे हमने सब्जेक्ट लिया है कि आज से जो हमारा पहले वाला टाइम था उसमें था कि जो हमारा पर्यावरण था उसमें क्या किया था? इसको क्या प्राथमिक स्तर, जो हमारा पर्यावरण था उसको से संबंधित कुछ भी नहीं करवाया जाता। लेकिन आज का जो टाइम है इसमें क्या था? जो प्राथमिक स्तर पर, यानी कि छोटी कक्षाओं में ही बच्चे को क्या किया जाता है? अध्ययन, पर्यावरण के अध्ययन में बताया जाता है कि जो भी हमारी इसके अंतर्गत जो भी हमारी चर्चा होती है, जो भी हम सब्जेक्ट लेते हैं, जैसे पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण को बचाना कैसे, अगर हम ऐसे टॉपिक लेते हैं तो उसकी उपयोगिता क्या है? आज से पहले क्या थी? इसको क्या उपयोगिता नहीं समझी जाती थी कि इतना पर्यावरण का
लोगों ने हास नहीं किया था। लेकिन हमारा जो वर्तमान युग है, मानव क्या करता है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए इसका क्या करता है, प्राकृतिक इसका दोहन करता रहता है पर्यावरण का। लेकिन अब क्या, जो हमारा जैसे जैसे हमारे, अगर हम इसको पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं तो इससे हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस प्रभाव को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, प्राथमिक स्तर पर ही बच्चों को क्या करना है, पर्यावरण से संबंधित बताते हैं कि पर्यावरण को हमें कैसे बचाना है, कैसे उसकी सुरक्षा करनी है। तो प्राथमिक स्तर पर ही बच्चे को इन सब चीजों के बारे में बताया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, परंतु वर्तमान समय में इसको महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया जाता है किसके अंतर्गत, पाठ्यचर्या। पाठ्यचर्या के द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि पर्यावरण अध्ययन वर्तमान समय में प्राकृतिक संतुलन के लिए कितना महत्वपूर्ण, कितनी उसकी उपयोगिता है, कि जो भी हमारा विषय है, हमारा सब्जेक्ट है, उसकी क्या है, क्या उपयोगिता है। पहले आपकी विशेषता थी व्यापकता, दूसरी आपकी विशेषता है विषय की उपयोगिता। जो आप पाठ्यचर्या के अंतर जो सब्जेक्ट ले रहे हो, जो विषय पढ़ा रहे हो, उसकी क्या उपयोगिता है। अब तीसरा जो पॉइंट है आपका वो है संसाधनों की उपलब्धता। तीसरा पॉइंट है आपकी संसाधनों की उपलब्धता। संसाधनों की क्या होगी, आपकी उपलब्धता, कि जो आप पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत जो भी आप सब्जेक्ट, पहला तो था आपकी व्यापकता, दूसरी थी आपके विषय की क्या उपयोगिता है, अब तीसरा है कि संसाधनों की उपलब्धता। यानी कि जो आप कॉलेज स्कूल में आप जो सब्जेक्ट या विषय लगाना चाहते हो, जैसे कि आप शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित हो गया, या मैंने आपको बताया था पर्यावरण से संबंधित हो गया, या नशा मुक्ति केंद्र से हो गया, या ये हो गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला विषय हो गया। तो इसमें जो भी आप बच्चे को करवा रहे हैं, उसके लिए जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं आपको चाहिए, जो चीजें चाहिए, वो आपके विद्यालय में उपलब्ध हैं या नहीं, इस बात का को भी हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। जैसे कि आप एनसीसी या एनएसएस करवा रहे हो, तो उसमें आपकी जो भी उपयुक्त सामग्री उसमें चाहिए वो आपके स्कूल कॉलेज में उपस्थित है या नहीं। तो अगर आपके पास उपस्थित नहीं है तो इसके अभाव में आप क्या कर सकते, इन क्रियाओं को पूरा नहीं करवा सकते। जैसे कि कई स्कूलों में क्या होता है, पीटीआई नहीं होती। तो इसमें क्या है कि जो बच्चे को आप पीटी वगैरह करवा रहे हो, या उनके कुछ पीरियड डिसाइड कर रहे हो, खेलने के लिए पीरियड डिसाइड कर रहे हो, या कोई और काम करवा रहे हो, तो उसमें क्या होता है, पीटीआई की जरूरत होती है। अगर आपके पास उपलब्ध संसाधन नहीं है तो उस विषय की उपयोगिता आपके स्कूल कॉलेज में नहीं बनेगी। तो हमारे को इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं या नहीं। जिस सब्जेक्ट को हमारी पाठ्यचर्या के अंतर्गत हमें शामिल करना है, तो उसको शामिल करने से पहले हमें यह ध्यान रखना होगा कि हमारे पास संसाधन है या नहीं। अब तीसरा पॉइंट है आपका, सॉरी 3 पॉइंट हो गए। पहला तो था आपका पाठ्यचर्या के अंतर्गत, पहली विशेषता थी व्यापकता, दूसरी विशेषता है विषय की उपयोगिता, तीसरा है संसाधनों की उपलब्धता। अब आपका चौथा है आगे कि छात्रों का, जो आपके बच्चे हैं स्कूल में, विद्यालय में, छात्रों का स्तर यानी कि उनका लेवल, किस चीज का लेवल, उनके दिमाग का लेवल, उनकी आयु का स्तर। तो हमें क्या करना है, पाठ्यचर्या के अंतर्गत छात्रों के स्तर पर भी क्या किया जाता है, विचार किया जाता है। पाठ्यचर्या में छात्रों के स्तरानुकूल विषयों एवं पाठ्य सामग्री का क्या किया जाता है, निश्चय किया जाता है। जैसे कि आप छोटी कक्षाओं में बच्चों के लिए ऐसे नहीं कर सकते कि आप उनको एनसीसी एनएसएस में, जैसे प्राथमिक क्लासों में जैसे 1 से 5वीं तक आपको एनसीसी या एनसीसी तो वैसे कॉलेज में होती है, लेकिन जो एनएसएस होता है वो स्कूलों में होता है। तो एनएसएस में आप बच्चों को 1 से 5th तक आप इसमें शामिल नहीं कर सकते, लेकिन इसमें आप केवल उन्हीं बच्चों को शामिल कर सकते हैं जो कि अब 6th से लेके आगे वाले बच्चे थे, क्योंकि ऐसी क्रियाएं करवाई जाती हैं जो छोटे बच्चे इसमें शामिल नहीं हो सकते। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे की स्तर, आयु, मेंटलिटी का भी ध्यान रखा जाता है। कई बार होता है कि हम बच्चे को किसी प्रकार का सुलेख लिखवाते हैं, तो इसमें जैसे छोटी कक्षाओं में आप बोलोगे कि उनसे बच्चों से पूछोगे कि आप दहेज प्रथा के बारे में जानते हो या ऐसा, तो वो नहीं बता सकते। तो ये जो है कि आप जो विषय पाठ्य सामग्री में
करवा रहे हो। इसमें छात्रों की प्रतिभाशाली यानी कि जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं उनके लिए आप उनके स्तर पर आप उनको जो विषय सब्जेक्ट दे रहे हो उसी के आधार पर उनका चुनाव देते हैं। लेकिन जो बच्चे सामान्य बुद्धिमंद होते हैं, सामान्य बुद्धि के होते हैं, तो वो क्या होते हैं, जहाँ जिनका IQ लेवल होता है जो कम होता है, सामान्य होते हैं, तो वो इन चीजों को पूरा नहीं कर पाते। तो अपने क्या करना है, उनकी मंद बुद्धि हो गई, सामान्य बच्चे हो गए, तो उनके स्तर के हिसाब, उनकी मेंटेलिटी के हिसाब से आप उनको क्या करोगे, पाठ्यचर्या के अंतर्गत जो विषय शामिल किए जाते हैं उसी के आधार पर उनको आप काम दोगे। तो ये तो आपका हो गया बच्चे का स्तर या छात्रों का स्तर। उसके बाद है छात्रों के उत्तरदायित्व की व्याख्या। जो आपका 5वां पॉइंट है वो है शिक्षक है। जैसे पहले तो हो गया आपका छात्र हो गए, फिर है शिक्षकों के दायित्वों, शिक्षकों के दायित्वों, शिक्षक यानी जो आपके टीचर हैं, दायित्वों, जो उनके दायित्वों की व्याख्या शिक्षकों के दायित्वों की क्या करनी है, व्याख्या करनी है कि शिक्षक के क्या क्या, टीचर के क्या फर्ज बनते हैं। तो इसमें क्या है, जो हमारा शिक्षक है वो क्या करता है, पाठ्यचर्या के अंतर्गत यानी कि जो हमारा पाठ्यचर्या है हमारी, उसको कौन पूर्ण करता है, शिक्षक करता है। तो इसमें हमारी पाठ्यचर्या में जो शिक्षक की भूमिका होती है वो क्या होती है, भूमिका का पूर्ण करने के लिए, पाठ्यचर्या को पूर्ण करने में शिक्षक अपनी भूमिका का निर्वहन किस प्रकार करेंगे, इस व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षकों के व्यवहार एवं शिक्षण विधियों में उसके दायित्वों का क्या किया जाता है, वर्णन किया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षण विधियों के अंतर्गत क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं, जो हमारा आज की वर्तमान की शिक्षा है वो किस पर आधारित है, बाल केंद्रित, यानी कि बच्चों को इसमें क्या मुख्य केंद्र माना जाता है, छात्रों को ही इसमें क्या किया जाता है, प्रथम स्तर होता है वो छात्रों को ही दिया जाता है। लेकिन जो हमारा प्राचीन काल का टाइम था उसमें शिक्षकों, जो टीचर होते थे, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। लेकिन जो वर्तमान युग है इसमें जो हमारी शिक्षा है वो किस पर आधारित है, बाल केंद्रित, यानी कि बच्चे को ही इसमें मुख्य माना जाता है। शिक्षण विधियों में शिक्षकों की भूमिका एक सहयोगी के रूप में होती है कि जो हमारा शिक्षक है, जो हमारा टीचर है, उसने जो पाठ्यचर्या निर्धारित किया उसके आधार पर वो जो बच्चा है उसका क्या होता है, सहयोगी होता है। सहयोगी तथा बालक की भूमिका के महत्वपूर्ण रूप में होती है। इसके साथ जैसे टीचर है तो इसके साथ अगर शिक्षक कोई बच्चा होगा तो ही उसकी भूमिका क्या होगी, महत्वपूर्ण होगी। और शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधियों में शिक्षक की भूमिका क्या होती है, प्रमुख होती है कि जो शिक्षा दी जाती है शिक्षण विधियों में, जो हमारा शिक्षक है जो उसको पढ़ा रहा है उसमें क्या होती है, शिक्षण विधियों में शिक्षक की ही भूमिका क्या होती है, प्रमुख होती है। लेकिन जो हमारी शिक्षा है, शिक्षा में जो बच्चे को बाल केंद्रित यानी कि जो हमारी शिक्षा का मुख्य रूप है उसमें बाल केंद्रित शिक्षा को ही अधिक महत्व दिया जाता है। उसके बाद है आपकी सामाजिक, ये आपका 5वां पॉइंट था, शिक्षकों के दायित्वों की व्याख्या। अब जो छठा पॉइंट है वो है सामाजिक आकांक्षा का समावेश। छठी है आपकी सामाजिक आकांक्षा, सामाजिक आकांक्षा का समावेश, यानी कि जो हमारी सामाजिक आकांक्षा है उसका समावेश होता है। जैसे कि हमारे प्राचीन काल में जो बच्चों को शिक्षा दी जाती थी वो कैसी शिक्षा थी, वो थी आध्यात्मिक या आध्यात्मिक शिक्षा पर अधिक, आदर्शवादिता और आध्यात्मिकता पर अधिक बल दिया जाता था। प्राचीन काल में जो बच्चों को शिक्षा दी जाती थी कि सामाजिक आकांक्षा का समावेश, कि समाज जो भी शिक्षा दी जाती थी वो बच्चा सामाजिक आकांक्षा के हिसाब से समाज में रह के वह अपने जो अपने पूर्वज, अपने बड़ों से ही क्या करता था, प्राचीन काल में शिक्षा ग्रहण करता था। और उस प्रकार उस टाइम जो शिक्षा थी वो आदर्शवादिता और आध्यात्मिकता पर आधारित थी। लेकिन जो हमारी वर्तमान शिक्षा है वो किस पर आधारित है, प्रयोजनवाद पर आधारित है। प्रयोजनवाद में क्या होता है कि बच्चे को ऐसी शिक्षा दी जाती है कि वो अपनी जो भी उसके
आने वाली, उसके सामने भावी जीवन में आने वाली समस्याओं का सामना आसानी से कर सके, उनको सुलझा सके। तो हमारी जो शिक्षा है आज के टाइम की, वर्तमान युग की, इसमें क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा होती है। इसमें बच्चों को ही क्या मुख्य रूप में माना जाता है। तो इसमें जो हमारी सामाजिक समावेश होता है, लेकिन वर्तमान समय में समाज के जैसे जैसे हमारे वर्तमान टाइम में परिवर्तन आया, वैसे वैसे हमारी शिक्षा में भी के स्तर में भी परिवर्तन आया। जो हमारे विचारक हैं उनका मानना है कि हमें बच्चों को प्रयोजनवाद की शिक्षा देनी चाहिए। उसके बाद आपका है आगे राष्ट्रीय, आगे 7वां पॉइंट है आपका राष्ट्रीय आकांक्षा का समावेश। क्या है? राष्ट्रीय आकांक्षा का समावेश। राष्ट्रीय आकांक्षा का समावेश यानी कि जो हमारी शिक्षा है उसमें अनेक देशों की पाठ्यचर्या क्या है, उनका सिलेबस यानी कि हमारे देश से अलग है। सबका अलग अलग अपनी पाठ्यचर्या यानी कि अपना सिलेबस अलग अलग है, का स्वरूप क्या है, अलग अलग है, यानी कि भिन्न भिन्न रूपों में पाया जाता है। इसका प्रमुख कारण है राष्ट्र की आकांक्षा। भारतीय विविधताओं के लिए पाठ्यक्रम का जो हमारा पाठ्यक्रम है उसका स्वरूप में किन किन चीजों को शामिल किया गया है, नैतिकता होगी, परंपराएं होगी एवं संस्कृति व्यवस्था से संबंधित होता है। जो हमारे देश का सिलेबस है यानी कि हमारे राष्ट्र का सिलेबस है उसमें नैतिकता को, परंपराओं को और संस्कृति व्यवस्था को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। और पाश्चात्य देश यानी कि दूसरे जैसे देश हो गए, यूएसए हो गया, अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, कनाडा हो गया, इन देशों का पाठ्यचर्या क्या स्वरूप में क्या होता है, स्वार्थबंदिता और सहमयता की भावना से संबंधित होता है, प्रेरित करता है। लेकिन जो हमारे देश का पाठ्यक्रम है, पाठ्यचर्या है, उसमें शामिल किया जाता है हमारी परंपराओं को, हमारी संस्कृति को और नैतिकता को शामिल किया जाता है। लेकिन जो हमारे पाश्चात्य देश है उसके पाठ्यचर्या में जो भी उनकी स्वार्थबंदिता यानी कि उनका जो पाठ्यचर्या है, उनका जो सिलेबस है, उसमें वो उनकी भावना को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। क्योंकि पाठ्यचर्या को राष्ट्र की आकांक्षा को पूर्ण करने का क्या करता है, एक साधन है। जो हमारी पाठ्यचर्या है वो क्या करती है, क्योंकि पाठ्यचर्या में राष्ट्र की आकांक्षा को पूर्ण करने यानी कि उसको पूरा करने का एक साधन माना जाता है। क्योंकि हम शिक्षा के माध्यम से ही बच्चों को समाज में रहने की नैतिकता के गुण सिखाते हैं, परंपराओं, अपने रीति रिवाज है, हमारी जो संस्कृति है उसको कैसे बचा के रखना है। तो इन सब चीजों को क्या किया जाता है, शिक्षा के माध्यम से ही बच्चे को सिखाया जाता है। तो ये आपका छठा हो गया राष्ट्रीय आकांक्षा का महत्व। जो आपका आगे 8वां जो है पॉइंट है वो है कि निर्देशन एवं परामर्श का समावेश। निर्देशन एवं 8वां है निर्देशन एवं, आपका 8वां पॉइंट है निर्देशन एवं परामर्श। निर्देशन एवं परामर्श का सिद्धांत। निर्देशन एवं परामर्श का सिद्धांत। निर्देशन जैसे कि हम किसी को निर्देश देते हैं, उसमें क्या होता है, अनुशासन में दंड के अनुशासन है जो हमारा निर्देश होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ कि जो भी हमारे निर्देश एवं परामर्श हैं की अवधारणा का समावेश क्या किया जाता है, हमारी पाठ्यचर्या में होता है। इसमें क्या होता है कि पाठ्यक्रम में शिक्षक एवं शिक्षार्थी यानी कि टीचर एवं छात्र के दोनों के लिए शैक्षिक जो हमारे शिक्षा के दायित्व बनते हैं, शैक्षिक दायित्व संबंधी क्या होती है, निर्देशन की व्यवस्था होती है। यानी कि जो हमारी राज्य सरकार है उसके द्वारा जो हमारा सिलेबस होता है वो निर्धारित किया जाता है और इसको निर्देश को जो हमारे निर्देश दिए जाते हैं राज्य सरकार द्वारा कि आपको ये पाठ्यक्रम इतने टाइम में पूरा करवाना है। जैसे कि अब बीएड का कोर्स 2 साल का हो गया, सेमेस्टर वाइज भी होता है, जैसे क्लास भी होती है,
क्लास वाइज भी होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा सिलेबस होता है उसके लिए, जो हमारा पाठ्यक्रम होता है उसके लिए टाइम फिक्स किया जाता है कि आपको बच्चे को इतने टाइम में कोर्स पूरा करवाना है। और इस कोर्स को पूरा करवाने में शिक्षक यानी कि आपका जो टीचर है, बच्चा, दोनों को क्या करना है, इसमें उनको निर्देश दिया जाता है, उसको इन दायित्वों को पूरा किया जाता है। और ये दायित्व कौन पूरा करवाते हैं? शिक्षक पूरा करवाते हैं। दोनों के दायित्वों का निर्देश दिया जाता है। अनुशासन में, जो हमारा अनुशासन है, अनुशासन में दंड के स्थान पर स्व अनुशासन की भावना का विकास वर्तमान में क्या किया जाता है? विद्यालय में पाठ्यचर्या का प्रमुख है। यानी कि बच्चे को जैसे प्राचीन काल में टीचर द्वारा, जो शिक्षक द्वारा क्या किया जाता था? दंड दिया जाता था। लेकिन जो हमारा वर्तमान है उसमें क्या हम बच्चे को दंड नहीं दे सकते, केवल हम बच्चे को समझा ही सकते हैं। स्वानुशासन व्यवस्था जा संबंधी व्यवहार से निर्देश दिए जाते हैं और बताया जाता है। निर्देशन की प्रक्रिया से माध्यम से बताया जाता है कि अर्थात व्यवहार संबंधी व्यवस्था, परामर्श एवं निर्देशन प्रक्रिया के माध्यम से बताया जाता है। अर्थात शिक्षक द्वारा, जो हमारा टीचर है, शिक्षक द्वारा छात्रों के लिए उचित निर्देशन एवं परामर्श के द्वारा स्वानुशासन की भावना का विकास किया जाता है कि हम बच्चे को केवल व्यवहार के माध्यम से ही पढ़ा सकते हैं, उसे हम दंड नहीं दे सकते। तो यह प्रक्रिया टीचर और शिक्षक द्वारा ही पूरी की जाती है। उसके बाद है दिशा निर्देश की व्यवस्था। उसके बाद आपका 9वां पॉइंट है दिशा निर्देश। 9वां पॉइंट है दिशा निर्देश की व्यवस्था। दिशा निर्देश की व्यवस्था। दिशा निर्देश की व्यवस्था में क्या होता है कि जो हम पाठ्यचर्या है, हमारा जो सिलेबस है, उसमें दिशा निर्देश की क्या है? प्रमुख व्यवस्था है। इसमें क्या होता है, जो दिशा निर्देश टीचर को दिए जाते हैं, बताए जाते हैं, उसमें होता है कि बच्चे का आपका छात्रों का यानी कि सर्वांगीण विकास के लिए संपन्न की जाने वाली सभी क्रियाओं को क्या किया जाता है? हमारे पाठ्यचर्या में सम्मिलित किया जाता है, यानी कि शामिल किया जाता है, जिसमें छात्रों के मानसिक, शारीरिक और नैतिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से विकसित किया जाता है और देश के लिए योग्य नागरिक बनाया जाता है। ये दिशा निर्देश हमारे जो शिक्षा के माध्यम से पूरे होते हैं और ये शिक्षा निर्देश हमारी राज्य सरकार द्वारा हमें दिए जाते हैं। उसके बाद है सार्वजनिक हित का आधार। 10वां पॉइंट है सार्वजनिक हित का आधार। सार्वजनिक हित का आधार यानी कि जो हम शिक्षा देते हैं, जो हमारा सिलेबस है, जो हमारी पाठ्यचर्या है, उसके अंतर्गत हमें क्या करना है? हमें अपने हमारे देश में रहने वाले, जो हमारे समाज में रहते हैं, हमारे जो भी हमारे जैसे कि हमें पाठ्यचर्या के अंतर्गत बच्चे का क्या करना है? निर्माण किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं किया जाता, कि जो हमारी पाठ्यचर्या के अंतर्गत जो हमें निर्देश दिए जाते हैं उसमें जो उसका विकास करना है, पाठ्यचर्या निर्माण किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं किया जाता, बल्कि हमारे संपूर्ण समाज के लिए किया जाता है। जो भी हमारे पाठ्यचर्या का जो भी पाठ्यचर्या में हमारे सिलेबस में शामिल किया जाता है, इसमें केवल एक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास नहीं करना, बल्कि हमारे पूर्ण समाज में, हमारा समाज है, हमारा देश है, उसका पूर्ण क्या करना है? विकास करना है। व्यापक क्षेत्र होता है, कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है। इसमें जो हमारे पाठ्यचर्या में एक प्रकार की आचार संहिता होती है, जो कि शिक्षार्थी के माध्यम से अधिगम प्रक्रिया बनाकर उसको समाज में क्या किया जाता है? समाज एवं राष्ट्र के हित को पूरा किया जाता है। तो आज मैंने जो आपको करवाए हैं वो करवाई हैं विशेषताएं। तो ये आपकी पाठ्यचर्या की मैंने आपको 10 विशेषताएं करवाई है। पहले की व्यापकता, यानी कि जो हमारे पाठ्यचर्या में जो भी हमारा सिलेबस है, जो भी हमारा विषय है, उसमें उसकी विधियों, सिद्धांतों आदि को शामिल किया जाता है। उसके बाद है विषय की उपयोगिता। विषय की उपयोगिता यानी कि प्राचीन काल में हमारे पर्यावरण को इतना महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन
अब वर्तमान युग में क्या होता है कि बच्चे को प्राथमिक स्तर पर ही यानी कि छोटी कक्षाओं में पर्यावरण से संबंधित शिक्षा दी जाती है। उसके बाद है संसाधनों की उपलब्धता, यानी कि जो सब्जेक्ट हम विषय शामिल कर रहे हैं अपनी पाठ्य सहगामी क्रियाओं में, उसके सारे संसाधन हमारे स्कूल कॉलेज में उपलब्ध हैं या नहीं, इसका ध्यान रखा जाता है। फिर है छात्रों के स्तर का, यानी कि बच्चे की जो मेंटेलिटी होती है उसके आधार पर उसको सब्जेक्ट दिए जाते हैं। यानी कि जैसे कई छात्र होते हैं प्रतिभाशाली होते हैं और कई सामान्य होते हैं, कई मंदबुद्धि होते हैं। जो भी विषय चुने जाते हैं उनके स्तर के आधार पर चुने जाते हैं। उसके बाद है शिक्षकों के दायित्वों की व्याख्या, यानी कि शिक्षक के क्या दायित्व बनते हैं। हमारा जो पाठ्यचर्या निर्धारित की जाती है वो कितने टाइम में इसको पूरा करते हैं, तो ये दायित्व किसका बनता है, जो हमारा पाठ्यक्रम को पूरा करवाने का ये दायित्व बनता है शिक्षक का। तो उसके दायित्वों की क्या की जाती है, व्याख्या की जाती है। फिर है सामाजिक आकांक्षा का महत्व, यानी कि हमारे समाज में जो भी कार्यों का समावेश होता है वो सामाजिक आकांक्षा के महत्व होता है। उसके बाद है राष्ट्रीय, यानी कि जो भी हमारे समाज में शिक्षा दी जाती थी प्राचीन काल में आध्यात्मिकता और दार्शनिकता, लेकिन हमारे वर्तमान युग में प्रयोजनवाद से संबंधित शिक्षा दी जाती है। उसके बाद है राष्ट्रीय आकांक्षा का समावेश, यानी कि हमारा देश है उसमें जो बच्चों को शिक्षा दी जाती है वो होती है हमारे संस्कृति, हमारी परंपराओं से, हमारे राष्ट्र के जो चिन्ह वगैरह हो गए उनसे संबंधित, उसको कैसे बचाना है उससे संबंधित शिक्षा दी जाती है। लेकिन जो हमारे पाश्चात्य देश है वहाँ पे संवादिता और समावेश आदि का शिक्षा का समावेश किया जाता है। उसके बाद निर्देशन एवं परामर्श से संबंधित कि जो भी हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो उसमें क्या होता है, निर्देशन मध्य राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है, और जो हमारे परामर्श है उससे संबंधित शिक्षा देते हैं। उसके बाद दिशा निर्देश की व्यवस्था, यानी कि जो हमारे राज्य सरकार द्वारा दिशा निर्देश दिए जाते हैं उसको पूरा करने का दायित्व हमारे शिक्षकों का बनता है। और इसमें दिशा निर्देश यानी कि शिक्षक और इसमें छात्रों की पूरी भूमिका होती है। उसके बाद है जो हमारी लास्ट वाला पॉइंट है वो है सार्वजनिक हित का आधार, यानी कि जो हमारा पाठ्यचर्या हमारी पाठ्यक्रम बनाया जाता है वो एक व्यक्ति के लिए नहीं, पूरे समाज के हित के लिए बनाया जाता है। तो उसे पूरा करने के लिए इसमें इसकी पाठ्यचर्या का पूरा महत्व यानी स्थान दिया जाता है, जो कि शिक्षक शिक्षार्थी के माध्यम से अधिगम प्रक्रिया को क्या करते हैं, लागू करते हैं। तो आज मैंने आपको इसकी क्या करवाई थी, विशेषताएं करवाई थी। तो आगे जो टॉपिक है मैं वो कल करवाऊंगी। तो इसी के साथ ही क्लास खत्म होती है। धन्यवाद।